नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित के पहले अध्याय समुच्चय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि हम इस वीडियो के जरिए हम आपकी जो एनसीईआरटी की 1.1 तथा 1.2 है वो आपकी कवर हो जाएगी। जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आज क्या है, समुच्चय। क्या नाम है उसका? समुच्चय। ठीक है। यदि अगर हमसे कोई पूछे कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, सबसे पहले तो हम समुच्चय का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। समुच्चय का हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से उपयोग होता है। जैसे कि व्यक्तियों के कई प्रकार के समूहों को ही क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट की टीम एक समूह है, वो उसी समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उसी समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उसी प्रकार से क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, ये सभी विभिन्न प्रकार के समूह जो बनते हैं उन समूह को ही क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। यदि अगर समुच्चय की परिभाषा दें तो समुच्चय में क्या कई व्यक्तियों का समूह समुच्चय हो सकता है। और अगर गणितीय रूप में हम देखें तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, प्रथम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। वही प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेकर अनंत तक, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, समुच्चय। वही एक तरह का समुच्चय हो जाएगा। यदि अगर एक और हम देखें उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पर एक और प्रश्न होता है कि अंग्रेजी में वर्णमाला में आने वाले जो स्वर है उनका समुच्चय बनाओ। अंग्रेजी क्वेश्चन जो लिखा आएगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, a बराबर x जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का के स्वर है। ठीक, तो इसमें जो आंसर आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो इसमें वो समुच्चय, कौन से समुच्चय की बात कर रहा है, इस वाले समुच्चय की बात कर रहा है। ठीक है। समुच्चय को तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, किंतु यदि अगर वो हमसे कहे कि आप समुच्चय को कितने प्रकार से लिखते हैं, तो जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को हम एटलीस्ट 2 प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं? 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो समुच्चय निर्माण रूप, ये तो फर्स्ट टाइप है। और जो सेकंड टाइप है वो रोस्टर रूप। कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप। ठीक, ये 2 टाइप्स होती है समुच्चय को लिखने की। जो समुच्चय निर्माण रूप जो होता है ना, वो इस प्रकार से होता है कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जो भी मैंने इसके पश्चात जो पहले पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले स्वरों को लिखिए। यदि अगर वो प्रश्न में पूछे आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले अवयवों को आप समुच्चय निर्माण रूप विधि में लिखिए, तो आप इस प्रकार से लिखिए। हमने माना कि एक क्या है, समुच्चय है, जिसके अंतर्गत x जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले स्वर है। ठीक है। ये जो ए है ये एक समुच्चय है। इसे हमने किस विधि में लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। कौन से निर्माण रूप में लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। क्या लिखा है? हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें लिखनी है। क्या कहने का मतलब, जो लाइनें लिखनी पड़ती है इसमें हिंदी में। ठीक है। और जो रोस्टर रूप होता है उसे गणितीय रूप में लिखना पड़ता है। जैसे कि गणितीय रूप में कैसे, यदि अगर मैं इसे ही यदि अगर मैं रोस्टर रूप में लिखूं, ये तो इसका क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। इसका रोस्टर रूप जो होगा वो ये होगा। कौन कौन से होते हैं स्वर? ए ई आई ओ और यू। ठीक है। समुच्चय की परिभाषा आपने पढ़ ली। और समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है? 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। कौन कौन से? समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। आपने दोनों प्रकार पढ़ लिए। ये समुच्चय निर्माण रूप को आप इस प्रकार लिखना है, उसको एक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। और जो रोस्टर रूप होता है, रोस्टर रूप को आपको इस प्रकार 16 क्वेश्चंस के प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जो आता है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। तो हम 4-5 प्रकार के पढ़ेंगे इसमें, जिससे जो कि आपके एनसीईआरटी का जो
कोर्स है वो कवर हो जाए, ठीक है। उसमें जो पहली टाइप होती है रिक्त समुच्चय आता है। कौन सा समुच्चय आता है? रिक्त समुच्चय आता है। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय। शून्य ये कौन सा समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। ये फर्स्ट वाला समुच्चय है। जो सेकंड वाला समुच्चय है, जो दूसरे नंबर का आता है, दूसरा वाला जो समुच्चय है वह समुच्चय है परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित आप यदि इसका उल्टा एक और जो समुच्चय आता है, वो अगला जो समुच्चय आता है, अगर वो आप उसको पढ़ोगे तो ये भी आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। क्या आता है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक। अपरिमित समुच्चय ये कौन सा है? अपरिमित समुच्चय। ये परिमित समुच्चय है और ये कौन सा है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आप यदि अवयवों की संख्या को, अपरिमित समुच्चय में हम अवयवों की संख्या को निश्चित नहीं होती, अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन सकते। कहने का मतलब जो परिमित समुच्चय होता है ना, उसे हम गिन सकते हैं, और जो अपरिमित समुच्चय होता है उसे हम समुच्चय के अंदर जो उपस्थित अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, ठीक है। यदि अगर आपको इन दोनों की अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय की यह लिखना कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उपस्थित अवयव निश्चित होते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब आता है अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बाद में आते हैं हम समान समुच्चय। क्या आता है? समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहते हैं? यह जो समान समुच्चय, कहने का मतलब इसमें क्या तुलना होती है, दो समुच्चयों की तुलना होती है। यदि अगर मैंने एक ए समुच्चय लिया तथा एक बी समुच्चय लिया, तो उसमें क्या होता है? यह किस कंडीशन पर दोनों समान होंगे? वो इस स्थिति में समान होंगे कि यदि ए में उपस्थित सारे अवयवों की संख्या बी में उपस्थित सारे अवयवों की संख्या समान हो, संख्या भी समान हो तथा अवयव भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। कहने का मतलब यदि अगर मैं ए में अगर कोई समुच्चय मानूं, उसमें ए, ई, आई तीन क्या है? तीन अवयव उपस्थित है, और बी में भी ई, ए और आई। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो दोनों अवयव क्या रहेंगे? दोनों समुच्चय क्या रहेंगे? आपस में समान रहेंगे, ठीक है। आपको ये होते हैं रिक्त। पहले शुरू से बताओ, मैं शुरू से रिवाइज कर दूं एक बार फिर। रिक्त समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई का मतलब होता है रिक्त। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब अवयव जो होते हैं वो उपस्थित निश्चित संख्या में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या अनिश्चित रहती है। अनिश्चित कहने का मतलब हम उस संख्या को नहीं गिन सकते। अगर उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप अगर बताना, तो उसमें ये बताना कि जो प्रथम प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय, वो कौन सा समुच्चय? प्रथम प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक जाती है, उसकी संख्या, उसके अवयव को हम थोड़ी ना गिन सकते। जो गिनती होती है हमारी वो तो अनंत होती है, इसीलिए हम प्रथम प्राकृत संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है, वो ऐसे जो कई प्रकार की जिनमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय जो होता है, दो समुच्चयों की उसमें क्या होती है? तुलना होती है, ठीक है। दो समुच्चयों की क्या होती है? उसमें तुलना होती है। इसके बाद हम करेंगे क्या? इसके बाद में हम समुच्चय को किस प्रकार से लिखते, किस प्रकार से नहीं लिखते हैं, उसके बारे में ठीक। आपने कई प्रकार से देखा होगा कि 3 यदि अगर देखा होगा क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि ए इक्वल टू एक्स डॉट एक्स 3 सोच यहां पर बीच में x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या होता है? 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5।
जब तक आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, कहने का मतलब आपको ब्रैकेट के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले मैं आपको ब्रैकेट ही समझा दूं। जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक, बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है, छोटे कोष्टक का मतलब क्या होता है, एक बड़े कोष्टक तथा छोटे कोष्टक का मतलब क्या होता है, एक छोटे कोष्टक तथा एक बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब इसमें इनमें क्या होगी, संख्या उपस्थित होगी, ठीक है। यदि अगर ये है 3,4, ये एक प्रकार के अंतराल होते हैं, हमें अंतराल सीखना है, ठीक है। अब जो हम सीखने वाले हैं वो हम क्या सीखने वाले हैं, अंतराल। अंतराल के अंदर क्या, जो संख्या कहां से लेकर कहां तक जाती है, ठीक है। बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमें जो 3 और 8 तक संख्या दे रखी है, ठीक है। हमने माना कि इसमें 3,8 तक संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें अंतराल लेना है वो कहां से लेना है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है हमें 3 भी लेना है और 8 भी लेना है, ठीक है। किंतु जो छोटा ब्रैकेट होता है, छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत यदि अगर हम यही संख्या लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें 3 नहीं लेना और इधर 8 नहीं लेना, और इनकी जो बीच वाली जो संख्या है ना, वही हमें संख्या लेना होती है। कहने का मतलब 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6 और 7, हमें 8 भी नहीं लेना है। छोटे ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमें 3 संख्या जो यहाँ पर जो लिखी हुई होती है और जो यहाँ पर लिखी होती है, उन संख्याओं के जो बीच वाली जो संख्या होती है वही हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर जो बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वह संख्या भी लेनी है, और इसका भी मतलब बड़े पीछे वाले जो होते हैं, पीछे वाले जो बड़े ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो उस संख्या का भी मतलब ये होता है उन संख्याओं को भी लेना है और उसके बीच वाली संख्याओं को भी लेना है। किंतु जो छोटा ब्रैकेट होता है उसमें क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को छोड़कर जो अन्य इनके बीच में जो उपस्थित संख्या है उनको धन पूर्णांक जो संख्या होती है उनको लेना होती है, ठीक है। यदि अगर एक बड़ा और एक छोटा ब्रैकेट अगर आ जाए तो ये भी सिंपल है। यदि अगर यहाँ भी 3,8 है तो देखो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वह संख्या भी लेनी है। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है ये संख्या नहीं लेनी, इसके बीच वाली संख्या लेनी है। तो इसका मतलब क्या, 3 तो लेना ही है क्योंकि वहां पर तो बड़ा ब्रैकेट है, तो 3 भी लेना है। 4, 5, 6, 7, क्या मैं 8 लूं, 8 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो आने वाला है वो क्या है, यदि अगर मैं इसमें भी 3 और 8 लूं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 3 जो छोटे ब्रैकेट के बाद जो संख्या आती है क्या 3, तो हमें 3 नहीं लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो क्या है बड़ा ब्रैकेट है और हमें 8 लेना है, ठीक है। 3 हमें नहीं लेना है, सॉरी 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। आपके जो इसमें एनसीईआरटी की 1.1, 1.2 और 1.3 तक ये आधा हो चुका है और जो आधा आएगा वो हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे।